प्यारे बच्चों, विज्ञान की नेस की तैयारी के लिए विज्ञान की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 20 प्रश्न हल किए थे, आज हम करेंगे 20 आगे और। तो प्रश्न नंबर 21 जो है वो आपकी स्क्रीन पे। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपकी तैयारी अच्छे से हो। तो अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 21। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार ए, ब, स, द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो समान ऊंचाई पर समान दाब लगेगा। तो ब और स आपको एक जैसी ऊंचाई पर नजर आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ब तथा स पर समान दाब लगेगा। किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किस की सतह सबसे अधिक उपयुक्त है? जहाँ पर घर्षण ज़्यादा होगा तो पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच के गुटके। तो पत्थर पर घिसना जो है उपयुक्त होगा। पत्थर पर घिसकर हम उसको औजार को पेना करते हुए आपने मिस्त्री को देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर घर्षण ज़्यादा होता है। आगे है, भारी वाहन ट्रक के टायर बड़े और चौड़े क्यों होते हैं? तो प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल बढ़ने से, एरिया बढ़ने से दाब कम होता है। तो दाब कम करने के लिए वाहनों के टायर बड़े और चौड़े बनाए जाते हैं। बाल्टी में रंग भरा है, सोनू खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी की खींच कर छोड़ देता है। तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, ऐसा होगा वायुमंडलीय दाब के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट 25। नीचे दिए गए चित्र में चारों बर्तनों को ध्यान से देखिए। प्रत्येक बर्तन के नीचे पानी की माप दी गई है। तो बर्तन के सतह पर लगने वाले दाब का घटता क्रम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा दाब जो लगेगा सबसे कम क्षेत्रफल पर लगेगा। तो कम क्षेत्रफल नीचे से किसका है? इसका है। उसके बाद किसका है? इसका है। उसके बाद किसका है? इसका। और उसके बाद तो द, ब, ए, स। ऐसा कौन से में है? द, ब, ए और स, ऐसा आपको बी में नज़र आ रहा होगा। यानी जिस सबसे कम क्षेत्रफल होगा वहाँ दाब ज़्यादा होगा। तो देखो इस प्रश्न में नीचे की तरफ सबसे, यहाँ पर कम क्षेत्रफल है तो द आ जाएगा। इसमें उससे ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले पर सबसे कम दाब लगेगा। तो ऐसा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे प्रश्न नंबर 26। कोई व्यक्ति पैराशूट की सहायता से आसमान से नीचे की ओर आ रहा है। इस घटना में कौन सा बल कार्य कर रहा है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, स्थिर विद्युत बल। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, पृथ्वी की तरफ से जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर काम कर रहा है। आगे है 27वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना, विश्व उष्णन का बढ़ना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, विश्व शीतलन का बढ़ना। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वनोन्मूलन के कारण नहीं होगा? तो अगर वनों की कटाई करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, विश्व उष्णन तापमान बढ़ेगा, विश्व शीतलन का बढ़ना, ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना। तो यहाँ पर जो 27 है, इसमें अगर वनों को काटेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होगी? ऑक्सीजन की मात्रा क्या बढ़ेगी? घटेगी। तो ये गलत है यहाँ पर। आगे है प्रश्न नंबर 28। मैं कोशिका के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता हूँ, मैं कौन हूँ? अब कोशिका में ऐसा कौन सा भाग है, अंग है जो नियंत्रण करता है, कोशिका विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करता है? तो प्यारे बच्चों, कोशिका जो होती है उसमें एक बीच में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है, केंद्रक करता है। नाइट्रोजन चक्कर के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा का क्या होगा? मात्रा कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कभी कम होती है और कभी बढ़ जाती है, स्थिर रहती है। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रोजन चक्कर जो है उसमें वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो लगभग 78% बनी रहती है, तो स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे है 30वां। किस रेशे को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है? तो इसमें जो रेयॉन का जो रेशा है उसको ऊन के साथ मिला करके हम क्या बनाते हैं? गलीचा बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है।
कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? तो पहले में देखो नायलॉन, टेरिलीन, ऊन आ गया, ये प्राकृतिक है, सारे संश्लेषित नहीं है। कपास, पॉलीगोट रेयॉन, यहाँ पर कपास आ गया, ये प्राकृतिक है। पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट। और डी में देखो एक्रिलिक, रेशम, ऊन आ गया, तो रेशम भी आ गया, ये प्राकृतिक है। तो सी जो ऑप्शन है इसमें सारे के सारे कैसे हैं? संश्लेषित रेशे हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, बेकेलाइट, सारे के सारे संश्लेषित है। तो 31 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। 32 का है निम्नीकरणीय जैव अपघटन पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो विगलित हो जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, उनको कहते हैं निम्नीकरणीय पदार्थ। तो एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, बिल्कुल नहीं। आगे है सब्जी और फलों के छिलके। हाँ, ये सब्जी और फलों के जो छिलके हैं वो गल जाते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नीकरणीय या जैव अपघटनीय पदार्थ कौन सा है यहाँ पर? बी, सूक्ष्म जीवों द्वारा ये गल जाते हैं, ह्यूमस में बदल जाते हैं। आगे है दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग ए सर्प, भेड़िया, बाघ और वर्ग ब बकरी, भैंस, हाथी। उपरोक्त वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो यहाँ पर सर्प, भेड़िया, बाघ ये आपको मांसाहारी नज़र आ रहे हैं। बकरी, भैंस और हाथी ये आपको शाकाहारी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको भोजन के आधार पर किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसका भोज्य पदार्थों के आधार पर इनको बांटा गया है। तो इस तरीके से आपको देखना है और उत्तर देना है। आगे प्रश्न नंबर 34 में क्या है? दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? गंधक, कोयला, लोहे की छड़, लकड़ी। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो विद्युत का सुचालक है वो कौन सा है? लोहे की छड़ है। तो इसके बीच में अगर यहाँ पर हम लोहे की छड़ लगाते हैं तो ये बल्ब जल जाएगा। गंधक, कोयला और लकड़ी ये क्या है? विद्युत के कुचालक हैं, इससे नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आपको अनुमान लगा करके आपको उत्तर देना है भी। गंधक, कोयला और लकड़ी तो ये तो कुचालक है, और लोहे की छड़ धातु है, तो इसमें से बिजली गुजर सकती है, विद्युत की सुचालक है। तो यहाँ पर लोहे की छड़ रखने पर यह बल्ब जो है वो जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 34 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो, सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड अक्षारीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जो जलीय विलयन है वो क्या कर देगा? लाल कर देगा नीले लिटमस को। क्योंकि ये किस प्रकृति का होगा? देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये तीनों धातु के ऑक्साइड है, ये क्षारकीय हैं। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो वो क्या है? अम्लीय प्रकृति का। तो नीले को लाल कौन कर देगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही होगा। ये अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा? अम्लीय का। अम्लीय जो होती है वो नीले को लाल करते हैं। ठीक है, आगे देखो, बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी बूझो चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रही है, उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है? ईंधन का पूर्ण दहन, आलू की सब्जी का अधूरा पकना, ईंधन का अपूर्ण दहन, तांबे के बर्तन का चलिए तांबे के बर्तन का जलना। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की जो कंडीशन होती है, बर्तन अगर नीचे से काला होने लग जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर ईंधन का पूर्ण दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? ईंधन का पूर्ण दहन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे, पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम हो उसके पास माचिस की तीली ले जाने पर आसानी से आग पकड़ेगा, आग नहीं पकड़ेगा, कुछ देर बाद आग पकड़े, माचिस की तीली को बुझा देगा, कमी से होने माचिस की तीली को बुझा देगा, तो आसानी से आग पकड़ जाएगा। जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो क्या होगा? आसानी से आग पकड़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ज्वलन ताप क्या होता है आपको पता ही, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देती है, ज्वलन ताप कहलाता है। और जिसका कम होगा तो वो आसानी से जलेगी। आगे है प्रश्न नंबर 38, विटामिन ए की कमी से
कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा, सी की कमी से कौन सा और डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको इसको एडजस्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। मैं बता देता हूँ आपको कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, बी से बेरीबेरी, तो यहाँ लिख देता हूँ बेरीबेरी। इसके बाद में विटामिन सी से सकरवी होता है, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की कमी से जो रिकेटस रोग होता है, रिकेटस। तो आप देखो ऐसा कौन सी में है, रतौंधी, बेरीबेरी, सकरवी और रिकेटस। रतौंधी, बेरीबेरी, सकरवी, रिकेटस, ये सी में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा यहाँ पर। इसके बाद में 39, धातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग उनके नाम का सही मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर जो धातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी जीव श्वसन के लिए अंदर लेते हैं, तो वो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन होती है। कौन सी होती है, ऑक्सीजन। डी लिख दूं इसके आगे। धातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, तो उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है, तो ये होगा सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन, इनका उपयोग करते हैं, तो दूसरे के सामने आ जाएगा सी। जल शुद्धिकरण प्रक्रम में उपयोग किया जाता है, तो ये क्लोरीन प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा ये। धातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाने के लिए किया जाता है, तो वो होता है आयोडीन, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। देखो तो डी सी बी ए कौन से में है, डी सी बी ए, बी भाग में है, तो बी इसका सही हो जाएगा।